दोस्तों, फ्रॉम में अभी तक आप देख चुके हो कि बॉयड ने काफी मुश्किलों के साथ अपनी जान पर खेलते हुए उन्हीं सभी मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर को जान से मार डाला। फिर बॉयड और कैनी ने सुबह होते ही उस मॉन्स्टर की लाश को जला दिया। यहाँ तबिथा ने टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की और वो इसमें सफल भी हो जाती है, लेकिन वो घुमा कर दोबारा इसी टाउन के अंदर वापस आ गई। मगर इस मर्तबा वो विक्टर के पिता को, कैली नाम की एक पुलिस ऑफिसर और अपने साथ 2 नर्सेज को भी लाई थी, जो बेचारे टाउन के अंदर आते ही मॉन्स्टर्स के हत्थे चढ़ गए और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इधर फातिमा, जो पता नहीं किस वजह से प्रेग्नेंट थी, लोगों को तो लग रहा था कि फातिमा के पेट में कुछ भी नहीं है, मगर फातिमा अपने पेट में कुछ न कुछ महसूस कर पा रही थी। इसलिए एल्जिन, जिसे एक बूढ़ी सी औरत नजर आती है, वो औरत एल्जिन को कहने लगी फातिमा को जल्दी से जल्दी एक बेसमेंट में ले आओ, और जैसे ही फातिमा के पेट में से बच्चा बाहर आएगा तो हम सब लोग यहाँ से घर वापस चले जाएंगे। ऐसा करने के लिए एल्जिन तुरंत ही फातिमा को बेसमेंट के अंदर ले आता है, लेकिन इस बात के बारे में बॉयड और बाकी के सभी टाउन वालों को पता चल गया। उन्होंने एल्जिन पर टॉर्चर करके फातिमा की लोकेशन निकाली, लेकिन जब तक वो फातिमा के पास पहुंचते तब तक फातिमा के पेट में से वही बूढ़ी औरत एक खास तरह के, कह लो के अंडे या किसी खास तरह के बच्चे को बाहर निकालती है और नीचे टनल में चली जाती है। उस बच्चे में से और कोई नहीं बल्कि मिस्टर स्माइली ही, यानी वो मॉन्स्टर जिसे पहले बॉयड ने अपने खून से मार डाला था, वो फिर से जन्म ले लेता है। यह नजारा दूर खड़ा हुआ बॉयड भी अपनी आंखों से देख रहा था। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जेड और तबिथा को, जिन्हें दोनों को ये समझ आ गई कि तबिथा और कोई नहीं बल्कि विक्टर की ही बहन है। वो यहाँ सबसे पहले विक्टर और अपनी माँ के साथ इसी टाउन में फंसी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे तबिथा इस टाउन से बाहर चली गई और फिर उसे याद तक नहीं कि वो इस टाउन में पहले आ चुकी है। उसकी जिम से शादी हुई, फिर बच्चे हुए और तबिथा अपने पूरे परिवार के साथ इस मनहूस टाउन में एक मर्तबा फिर से फंस चुकी है। मगर कुछ ही दिन पहले तबिथा इस टाउन से बाहर गई थी और देखो फिर दोबारा वापस आ गई, मानो जैसे तबिथा इस टाउन से यहाँ वहाँ बाहर जा सकती है। इधर हम देख पाते हैं जूली और ईथन को, जहाँ पर जूली ने अपने ही पास को देखा जब जूली, ब्रैड और जेना को उन्हीं कीड़ों ने अपने वश में कर रखा था, और उसी ने ही वो रस्सी फेंकी थी जिस रस्सी की मदद से बॉयड चिमनी से बाहर आया होता है, मानो जैसे जूली एक टाइम ट्रेवलर हो। कुछ ही देर बाद तबिथा ने जिम से बोला, देखो जिम, मैं विक्टर की बहन हूँ, इससे पहले कि तुम मुझसे काफी ज्यादा सवाल करो, मैं जरा सा अलग टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो जिम को वहीं पर छोड़कर जंगल के किसी दूसरे हिस्से में चली जाती है। फिर जिम वहाँ से तुरंत ही अपनी आरवी के पास आ गया, जहाँ अगले ही पल उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती है। कुछ ही लम्हों में उसकी बेटी जूली भी जिम के पास आ गई, जिसके बाल आज की जूली के, यानी कि इस टाइम की जूली के बालों से काफी ज्यादा छोटे थे और उसकी गाल पर खून के निशान होते हैं। वो अपने पिता से बोलती है, डैड, आपको जल्दी से इस जगह से दूर जाना होगा, वरना आपके साथ काफी बुरा होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर पीला सूट पहने हुए एक बूढ़ा आदमी आ गया, जिसने जूली को बोला, देखो बेटा, तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कई मर्तबा आ चुकी हो, लेकिन देखो हर बार मैं टाइम पे पहुँच जाता हूँ। उस बूढ़े की बातों से ये चीज तो साबित हो गई कि ये वाली जूली एक टाइम ट्रेवलर है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके जिम के पास आया और अगले ही पल जिम के गले को फाड़ देता है। जूली अपने पिता की दर्दनाक मौत देखते हुए काफी ज्यादा सदमे में आ गई, मगर उसने बिना वक्त जाया किए ही वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। इधर वो बुढ़ा आदमी जिम के पास आता है, जहाँ जिम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने जिम को कहा, तुमने इस टाउन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की बेटे, तेरी बीवी ने गड्ढे तक खोदे और तूने बड़े बड़े रेडियो तक बना दिए, लेकिन मैं अपने इस टाउन को किस तरह बिखरने दे सकता हूँ? तुम 2 कौड़ी के इंसान मुझसे कभी भी जीत नहीं पाओगे। जैसे ही उस बूढ़े की बकवास खत्म हुई तो बेचारा जिम अपनी जान से हाथ धो बैठता है। फिर वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं एक आदमी को जो हाईवे पर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। उसकी गाड़ी के सामने वही मनहूस पेड़ था, जिस पेड़ की वजह से ही ये सभी टाउन वाले यहाँ पर फंसे हुए हैं। उस आदमी को तुरंत ही समझ आ जाती है कि वो ये पेड़ 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला सकता, इसलिए वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है। यहाँ हमने देखा फातिमा को, जिसके पास अब एलिस और कैनी पहुँच चुके हैं। फातिमा उन दोनों को कहती है, मेरे पेट में एक बच्चा था जिसे वो बूढ़िया मेरे से ले गई, मुझे जल्दी से अपने बच्चे के पास जाना होगा। जिसके चलते फातिमा काफी हड़बड़ी में जैसे ही बेड से उठने लगी कि तभी कमजोरी की वजह से वो जरा सा भी हिल नहीं पाती। कैनी ने एलिस को बोला, जल्दी से अपनी बीवी को वापस कॉलोनी हाउस में ले जाओ, मैं बॉयड को वापस लाता हूँ और फातिमा तुम्हारे बच्चे को भी। इसलिए एलिस फातिमा को सहारा देकर वहाँ से जाने लगता है। इधर हमने देखा कैनी को, जो एक लालटेन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे टनल में जा रहा था, क्योंकि इसी टनल के अंदर पहले बॉयड भी क्या होता है। वो जैसे जैसे टनल के अंदर आगे बढ़ता गया तो उसे काफी अजीब अजीब मॉन्स्टर्स के हंसने की आवाजें आने लगी, जो सिर्फ कैनी का नाम लेके कहते हैं, कैनी, क्यों ना तुम हम में से ही एक तरह के मॉन्स्टर बन जाओ, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम लोग रात को बहुत ज्यादा मजे करेंगे, क्योंकि ये टाउन वाले अब एक एक करके मरने वाले हैं। कैनी उन सब आवाजों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी उन्हीं आवाजों में से और आवाजें आने लगी जो कहती
कहती है, देखो कैनी, अगर तुम अपनी जान हमारे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता से जरूर मिलवाएंगे। कैनी ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से कैनी के मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। कैनी डर के मारे हक्का बक्का रह गया, लेकिन हमने देखा कि पीछे कोई और नहीं बल्कि बॉयड ही है। बॉयड ने जल्दी से कैनी की लालटेन बुझाई और कैनी को बोला, हमें तुरंत ही इस जगह से बाहर निकलना होगा। मगर अगले ही पल वहाँ पर मिस्टर स्माइली आ जाता है, जो कैनी को बोलता है, कैनी लगता है तुमने मेरी ऑफर को झुठला दिया। हम चाहे तो तुम लोगों को चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा बड़प्पन तो देखो, तुम लोग अभी भी जिंदा घूम रहे हो, और तो और ना तुम सिर्फ जिंदा हो बल्कि हमारे ही खिलाफ जा रहे हो। मिस्टर स्माइली इससे ज्यादा और कुछ बोल पाता कि बॉयड ने तुरंत ही कैनी को वहाँ से भागने का कहा। वो दोनों भागते भागते टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और उनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि कुछ ही देर भागने के बाद उन्हें बाहर निकलने की सीढ़ियां भी नजर आ जाती हैं। पहले सीढ़ियों से कैनी बाहर आया और बाद में बॉयड, लेकिन ऊपर आते ही कैनी ने तुरंत ही बॉयड से कहना शुरू कर दिया, आखिर बॉयड अभी अभी हमने क्या देखा? इस कमीने को तो हमने मारा था, ना सिर्फ मारा, इसका ऑपरेशन किया और इसको बाद में हमने आग से जला दिया था, और ये कमीना हमारे सामने इस तरह हंस रहा था जैसे इसे खरोच तक ना आई हो। आखिर बताओ ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे? बॉयड भी काफी ज्यादा हड़बड़ी में था, क्योंकि उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कमीना जिंदा है तो जिंदा कैसे है। बॉयड ने कहा, कैनी जितना तुम जानते हो मैं भी उतना ही जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात क्लियर है कि हम इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते। बॉयड की बात सुनकर कैनी भी अब जरा सा शांत हो जाता है, क्योंकि बॉयड अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपना आपा खोते जा रहा था, मानो जैसे बॉयड अंदर ही अंदर से टूट रहा हो। इसलिए फिलहाल के लिए कैनी चुप हो जाता है और उसने बॉयड को ही सहारा देना शुरू कर दिया। यहाँ सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं क्रिस्टी को, जो डोना के कहने पर कॉलोनी हाउस आई थी, क्योंकि फातिमा की लोकेशन का पता लगाने के लिए सैरा ने एल्जिन पर जो टॉर्चर किया है अब उसे ठीक भी तो करना है, वरना एल्जिन दर्द के मारे और खून बहने की वजह से मारा जाएगा। डोना ने अभी क्रिस्टी को सारी सच्चाई नहीं बताई थी, इसलिए क्रिस्टी जैसे ही सैरा के पास आती है तो सैरा ने कहा, जल्दी से अंदर जाओ वरना वो जान से हाथ धो बैठेगा। ये सुनते ही क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर गई और उसने डोना से पूछा, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, बताओगी? मगर डोना ने कहा, तुम्हारा अंदर आना जरूरी है। यहाँ अंदर एल्जिन दर्द के अंदर चिल्ला रहा होता है, जिसके पास ही कैली भी बैठी थी। जैसे ही क्रिस्टी और डोना अंदर आए तो कैली ने उन दोनों पर गन तान दी, मगर डोना कहती है, हम इसे नुकसान नहीं बल्कि इसकी मरम पट्टी करने आए हैं, तो मेहरबानी होगी कि अगर तुम अपनी ये गन नीचे कर लोगी तो। तभी क्रिस्टी और डोना आहिस्ता आहिस्ता करके एल्जिन को बेड पर बिठाते हैं। एल्जिन ने अपनी आंख पर हाथ रखा हुआ था, मगर क्रिस्टी एल्जिन से कहती है, देखो अगर तुम अपनी आंख पर से हाथ नहीं उठाओगे तो हम किस तरह तुम्हारी मदद करेंगे? क्रिस्टी की बात सुनकर एल्जिन ने जैसे ही अपनी आंख पर से हाथ उठाया तो हम ये नजारा देखकर बिल्कुल चौंक गए कि सैरा ने एल्जिन पर इतना ज्यादा टॉर्चर किया था जिस वजह से एल्जिन की आंख ही बाहर निकल आती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ जाते हैं, लेकिन तभी कमरे में एक और औरत आ जाती है जो डोना से ब्रेड लेने आई थी, मगर उसने जैसे ही एल्जिन की इतनी बुरी हालत देखी तो वो भी डर के मारे चिल्लाने लगी, मगर वक्त रहते डोना ने सारी सिचुएशन को संभाल लिया और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं उसी बुढ़े आदमी को जो काफी हंसता मुस्कुराता हुआ जंगल के एक हिस्से में आया था, मानो जैसे अब वो किसी और के शिकार पर निकला है। वो एक जगह पर आकर जमीन में से मिट्टी को खोदने लगता है। कुछ देर खोदने के बाद उसने मिट्टी में से एक बैग बाहर निकाला और तुरंत ही बैग को खोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए, लेकिन तभी वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जो अब शॉर्टकट लेते हुए टाउन के बाहर वाले हाईवे के बहुत करीब था। इधर टाउन के अंदर हमने देखा बॉयड और कैनी को जो सीधा टनल में से पुलिस स्टेशन ही आए थे। बॉयड ने पुलिस स्टेशन की एक टाइल में से तुरंत ही एक बक्सा निकाला, जिसे देखकर कैनी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कैनी को इस बात के बारे में नहीं पता था कि बॉयड ने यहाँ पर एक बक्सा छुपा रखा है। कैनी पूछता है, आखिर इस चीज के बारे में तुम मुझे कब बताने वाले थे? लेकिन बॉयड उसकी एक नहीं सुनता और एक चाबी की मदद से वो बक्सा खोल देता है। बक्से के अंदर काफी ज्यादा गोलियां थी जो अलग अलग गन्स में डलती हैं, और बॉयड एक एक करके उन सभी गोलियों को बाहर निकालता है और उन सब को गिनने लगा। कैनी ने कहा, बॉयड मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत बुरा है। जिस पर फाइनली अब बॉयड कैनी की बात का जवाब देता है और काफी भड़कते हुए कैनी को बोलता है, देखो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि हम इस टाउन से ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना तो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, और ना ही उन घटिया से मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। ये तो इस टाउन के बनाने वाले या ये टाउन की ही मेहरबानी है कि उन्होंने अभी तक हमें मारा नहीं है, क्योंकि ये जिस किसी का भी किया धरा है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली तो होगा कि हमारे पास ये तावीज होते हुए या रात के बिना दिन में आते हुए भी हमें मार सकता है। तो कैनी बेटा मेरी बात को समझो, हमारा ये जो टाउन के साथ लड़ने वाला रवैया है ना, इसे हमें बदलना होगा, वरना और जाने जाएंगी, हमें यहीं पे रहना होगा। लेकिन कैनी कहता है, वो बात आपकी ठीक है, पर आप इस बक्से में से गोलियां क्यों निकाल रहे हो? जिस पर बॉयड कहता है, ये गोलियां मॉन्स्टर्स के लिए नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए हैं, ताकि जब वो मॉन्स्टर्स दिन के वक्त भी हम पर अटैक
अटैक करें और हमें वो पत्थर या वो जो घटिया सा तावीज है वो भी ना बचा पाए, तो हम सब लोग इन्हीं गोलियों से एक दूसरे को मार पाए। ये सुनते ही कैनी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इस बार बॉयड को सहारा देने की बजाय उसे कहता है, हम पूरे टाउन के अंदर 47 लोग हैं, देख लो अगर तुम्हारे पास 47 गोलियां हैं तो। अगर 47 गोलियों से कम गोलियां हैं तो फिक्र मत करो, कुछ लोगों को तो हम चाकू से भी टपका देंगे। ये सुनते ही अब बॉयड भी शांत हो गया और फिर वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टी को, जिसने अब एल्जिन का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। उसने एल्जिन के हाथ पर पट्टी की और अब बारी थी एल्जिन की आंख को धागे से सिलने की। एल्जिन क्रिस्टी से पूछता है, क्या तुम मुझे कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगा सकती? मगर क्रिस्टी कहती है, हमारे पास वो पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें सारा पेन खुद ब खुद ही बर्दाश्त करना होगा। तभी क्रिस्टी ने एल्जिन की आंख पर एक अल्कोहल स्प्रे की, जिससे एल्जिन बहुत ज्यादा दर्द में आ जाता है। मगर पास ही में मौजूद क्रिस्टी ने कैली को बोला, तुम जल्दी से एल्जिन के सर को पकड़ो, क्योंकि टांके लगते समय एल्जिन को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। कैली ना चाहते हुए भी एल्जिन के सर को एक जगह पर पकड़े रखती है और फिर क्रिस्टी अपने दिल पर पत्थर रखकर एल्जिन की होश में ही एल्जिन की आंख पर टांके लगाने लगी और 25 मिनट लगातार एल्जिन की आंख में सुई चुभोने के बाद क्रिस्टी एल्जिन को टांके लगा देती है। यहाँ हमने देखा तबिथा को, जो जंगल से सीधा जिम के पास नहीं गई बल्कि वापस टाउन में आ जाती है, जिसे देखकर ईथन और जूली तुरंत ही अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन जूली ने पूछा, आपके साथ तो डैड थे ना, वो कहाँ पर है? मगर तबिथा कहती है, वो काफी देर पहले ही मुझसे अलग हो गए, फिक्र मत करो, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, वो शाम होने से पहले आ जाएंगे। मगर जूली काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि कुछ ही देर में शाम हो जाएगी। उन सब की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में वही आदमी जो हाईवे पर से रास्ता भटक कर इस टाउन के अंदर आया है, वो काफी तेजी से अपनी कार को टाउन के अंदर चलाने लगता है। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन के पास से जा रहा था तो पता नहीं कैसे उसकी कार का बैलेंस बिगड़ा और वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कार को क्रैश कर देता है। कार के पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाने की वजह से बॉयड और कैनी जख्मी होने से बाल बाल बचे। पूरे टाउन वालों को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, इसीलिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन बॉयड और कैनी ने सबको पीछे रहने का कहा। उन्होंने देखा कि वो आदमी अभी भी सांस ले रहा है। लेकिन तभी तबिथा दौड़कर फ्रंट सीट पर आई, जहाँ पर उसे एक लड़की जिसका नाम है सोफिया, वो काफी बुरी हालत में मिलती है। सोफिया कहती है, ये मेरे डैड है और प्लीज मेरे डैड को बचा लो। सोफिया यहाँ वहाँ हिल नहीं सकती थी क्योंकि उसके गले के इर्द गिर्द काफी नुकीली पत्तरी लगी हुई थी। सोफिया के डैड एकदम बेहोश थे, जिस वजह से सोफिया बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आ जाती है। लेकिन तभी बॉयड ने कैनी को बोला, तुम जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आओ और मैं तब तक जो कुछ हो सके वो कुछ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उन्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि शाम होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। अगले ही पल बॉयड तुरंत ही सोफिया के पास आ जाता है, मगर सोफिया और भी ज्यादा चिल्लाने लगी और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में एपिसोड 2 भी रिलीज हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।